नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में मानसून कहां से आता है, कैसे आता है। खासकर दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून से लेकर के सितंबर के बीच में भारत में वर्षा करता है, ये कहां से आता है। भारत में 70 से 80% के बीच में बारिश इसी मानसून से होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये क्यों 3 से 4 महीने तक भारत में टिका रहता है, आखिर ये बाहर क्यों नहीं चला जाता, आ जाता है तो यहीं क्यों रह जाता है, ये सब रोचक जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आम आदमी हैं, किसान हैं, तो भी आपको ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है। चलिए सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि बारिश कैसे होती है, मानसून कहाँ से आता है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि मामला क्या है, तो ज़िंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। ये जो चित्र देख रहे हैं, इसको मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब है, ऐसी ही आकार की पृथ्वी है। ये जो नीला नीला स्थान है, ये सागर है, और ये जो पीला और हरा दिख रहा है, ये स्थल है। हम लोग कहाँ रहते हैं, ये अपना देश है भारत, हम लोग यहीं पे रहते हैं, ये है ना, ये उत्तर प्रदेश है यहाँ पे मान लीजिए। अब ये भारत के पश्चिम में, दक्षिण में और ये पूर्व में हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये जो ग्लोब है, इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, इसका नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। फिर यहाँ से एक और रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री 23.5 और 23.5 डिग्री 23.5। इसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम है मकर रेखा, इसका नाम है विषुवत रेखा। अच्छा, ये 3 रेखा हमने क्यों खींची, क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के एकदम सामने इस रेखा तक आता है और इस रेखा तक, और यानी इसके ऊपर यानी उत्तरी अक्षांश में सूर्य नहीं जाता। ये जो रेखा है, इसके इधर वाला हिस्सा उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी अक्षांश है। तो सूर्य लंबवत यहाँ चमकता है, इसके ऊपर नहीं जाता, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से लौटता है, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे चलता रहता है। यानी पूरी गर्मी यहीं के तीनों रेखाओं के इर्द गिर्द रहती है। भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। यानी भारत में 21 जून को प्रचंड गर्मी पड़ती है। 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। फिर 21 जून के बाद सूर्य लौटने लगता है। फिर यहाँ पर 23 सितंबर को आ जाता है और इस रेखा पर 22 दिसंबर को आता है। यानी 22 दिसंबर पर इस रेखा को जब चमकेगा तो यहाँ पर प्रचंड गर्मी होगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में प्रचंड ठंडी होगी। इसीलिए भारत में 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और यहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन और यहाँ 21 जून को सबसे बड़ी रात होती है। जो बीच वाली रेखा है, यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ से सूर्य गुजरता है, यहाँ से 1 बार गुजरता है वर्ष में। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये जो ग्लोब है, ग्लोब पे जो अपना देश है भारत, भारत में ये जो तीर आप देख रहे हैं, जून के महीने में जब मानसून आता है तो इसी दिशा से आता है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। यानी दक्षिण और पश्चिम से शुरू होता है, ऐसे केरल के तट से टकरा करके 2 शाखाओं में बंट करके वर्षा करता है। तो ये जो मानसून है, इसकी शुरुआत हो जाती है भारत में 21 जून से और 1 सितंबर तक। 1 सितंबर के बाद से लौटने लगता है और तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक धीरे धीरे बारिश होती है, यानी जून से लेकर के दिसंबर तक बारिश होती है। लेकिन मुख्य बारिश होती है 1 जून से 1 सितंबर के बीच में। अब हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो मानसून है, यानी कि जो वर्षा होती है वो क्यों होती है और कहाँ से हवाएं शुरू होती हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। चलिए अब यहीं पर मैं आपको समझा दूँ। मैं इस रेखा को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये रेखा इसलिए मैं लिखा क्योंकि आपको पता चल जाए कि सूर्य उत्तरायण जब होता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणायन में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अब मैं एक रेखा और बना रहा हूँ, ये रेखा है 30 डिग्री और ये भी रेखा है 30 डिग्री और ये 0 डिग्री। देखिए इस रेखा के ऊपर 5 डिग्री तक
और इस रेखा के भी नीचे 5 डिग्री का, यानी 30 से 35 और यहाँ पर 30 से 35। यहाँ उच्च दाब होता है और यहाँ भी उच्च दाब होता है। जो हवाएं चलती हैं पृथ्वी पर, जितनी हवाएं हैं वो बराबर हैं, न कभी कम होती हैं न कभी ज़्यादा। जैसे तालाब में अगर हम एक बाल्टी पानी अगर निकालें तो वहाँ से जो एक बाल्टी पानी रिक्त होगा उसकी भरपाई के लिए बगल के पानी जल्दी से आकर उसका स्थान ले लेते हैं, बहुत तेज़ी से बगल वाले पानी चल पड़ते हैं। इसी तरह से जिस स्थान पर हवाएं कम हो जाती हैं उस स्थान को भरने के लिए उसके आसपास की हवाएं उस ओर चल पड़ती हैं। यही प्रक्रिया है। यानी जहाँ पर लो प्रेशर होता है, यानी कम वायुदाब होता है, यानी कहें कि कम हवाएं होती हैं, वहाँ पे अधिक हवाओं की ओर से हवाएं चल पड़ती हैं। यानी यूँ कहें कि जहाँ पर विरलता होती है वहाँ विरलता को ढकने के लिए जहाँ सघनता होती है वहाँ से हवाएं चल पड़ती हैं। तो यहाँ उच्च दाब है 30 से 35 के बीच में, यहाँ भी उच्च दाब है 30 से 35 के बीच में, और बीच में निम्न दाब है। बीच में निम्न दाब क्यों है? क्योंकि सूर्य यहाँ पर वर्ष में 2 बार चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी यहाँ हमेशा गर्मी रहती है। यानी यहाँ हमेशा जब गर्मी होगी तो क्या होंगी, हवाओं की पानी की मात्रा हवाओं से कम हो जाएगी। यानी वो हवाएं क्या होंगी, शुष्क होंगी और ऊपर उठेंगी यहाँ से, यानी हवाएं हल्की हो जाएंगी। तो हवाओं का घन तो कम हो जाएगा, वो हल्की हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। तो इनकी पूर्ति के लिए यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से हवाएं चल पड़ती हैं। तो जो इधर से हवाएं चलती हैं उनकी दशा यूँ होती है, यूँ, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और जो इधर से हवाएं चलती हैं उनकी दिशा ये होती है, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये दिशा होती है हवाओं की। ये तिरछी क्यों होती हैं? दरअसल हवाएं तो एकदम सीधा चलती हैं भाई। यहाँ निम्न दाब है, यहाँ उच्च दाब है, यहाँ से हवाएं चलेंगी बिल्कुल सीधा ही, यहाँ भी चलेंगी बिल्कुल सीधा ही। लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो इस पर जो चीज़ें हैं वो पीछे की ओर आएंगी। जाहिर सी बात है, अगर हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल पड़े तो हम पीछे की ओर गिरेंगे न कि आगे की ओर। तो यहाँ पर जो जल राशियाँ हैं वो भी पीछे की ओर चलती हैं और हवाएँ भी पीछे की ओर। इसको बोलते हैं कॉरियोलिस बल का प्रभाव। कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी ध्रुव में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका मतलब अगर ये हवाएं ऐसे भी चलती, नीचे से ऊपर भी चलती, तो भी इनकी गति दिशा ऐसी ही होती, क्योंकि इधर जा रही हैं तो इनका दाहिना कौन सा होगा, ये हिस्सा होगा, यानी इधर ही घूमेंगी। अब चूंकि उधर से आ रही हैं तो उसका दाहिना हिस्सा कौन होगा, ये होगा, इसीलिए इधर मुड़ेंगे। तो चाहे ऊपर से नीचे चलें, चाहे नीचे से ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर घूम जाएंगी और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर घूम जाएंगी। इसीलिए ये तिरछी हवाएं आकर के विषुवत रेखा पर मिल जाती हैं और फिर ऊपर उठती हैं। फिर इसी तरह से एक और है, यहाँ पे 66 डिग्री है और यहाँ पे 0। फिर ऐसे यहाँ पर 66 डिग्री है ना। फिर यहाँ से भी जब हवाएं चलती हैं तो चूँकि दक्षिणी गोलार्ध है तो यहाँ बाईं ओर घूमेंगी, यानी ऐसे आएंगी, यहाँ पे ऐसे आएंगी। और ये ध्रुवों से भी हवाएं चलती हैं तो बाईं ओर, यानी ऐसे आएंगी, ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 तरह की हवाएं पूरे ग्लोब पर वर्षों चलती हैं। इन तीनों हवाओं का क्या नाम है? जो यहाँ हवा चलती है उसका नाम है व्यापारिक हवा, व्यापारिक पवन। ठीक। जो यहाँ पे चलती है हवा 35 से 60 के बीच में, उसका नाम है पछुआ पवन, पछुआ पवन। और जो यहाँ 60 के बाद है उसका नाम है ध्रुवीय पवन। 3 तरह की पवन होती हैं जो वर्ष भर एक दिशा में चलती हैं, कभी उनकी दिशा नहीं बदलती, अस्थायी पवन बोलते हैं। ये जो व्यापारिक पवन हैं दरअसल यही हमारे काम की हैं, इन्हीं से हमारा मानसून बनता है। कैसे बनता है? ये जो व्यापारिक पवन हैं वर्ष भर चल रही हैं। क्या होता है कि यहाँ पर 21 मार्च को जब सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाता है तो 21 मार्च के बाद सूर्य किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। तो 21 मार्च, 22 मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, 21 जून को कर्क रेखा पर आ जाएगा ना 21 जून को। 21 जून को फिर लौटेगा। यानी जब सूर्य यहाँ से जब उत्तर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से उत्तर की ओर गर्मी भी बढ़ रही है,
जिधर सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी वहाँ गर्मी प्रचंड होगी। इसीलिए 21 मार्च के बाद गर्मी शुरू हो जाती है और 21 जून को प्रचंड गर्मी होती है। फिर 21 जून से गर्मी कम होने लगती है और 23 सितंबर को सूर्य जब यहाँ आ जाता है तो गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और ठंडी शुरू हो जाती है। तो जब सूर्य यहाँ से उत्तर की ओर चलता है तो गर्मी भी यहाँ से उत्तर की ओर जाने लगती है, यानी ये पूरा स्थान गर्म हो जाता है। अब जब गर्म होगा तो क्या होगा? भारत में यहाँ पर है लद्दाख, हिमालय का ही एक क्षेत्र है, हिमालय के उत्तर में है लद्दाख, ग्लेशियर है, पर्वत है, पठार है, जो भी आप कहिए, वो भी गर्म हो जाता है। पूरा भारत गर्म हो जाता है, उत्तर भारत, वो पठार गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या हो गई, उनका घनत्व तो कम हो गया, यानी वे हवाएं विरल हो गई और ऊपर उठ गई, यानी यहाँ हवाओं की कमी हो गई। यहाँ पर जो मेडागास्कर है अफ्रीका के पूर्व में, अब यहाँ पर चूँकि सूर्य इधर आ चुका है तो यहाँ पर क्या होगी, ठंडी बढ़ जाएगी। जब यहाँ प्रचंड गर्मी होगी तो यहाँ प्रचंड ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर उच्च दाब होगा, उच्च दाब मतलब यहाँ की हवाओं में नमी ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा होगा, तो ये हवाएं उत्तर की ओर यानी इसकी ओर चल पड़ेंगी ना। तो चूँकि इधर ज़्यादा गर्मी होती है तो ये हवाएं ऐसे ही, मतलब ये जो एक होता है ITCTZ बोलते हैं, ITCZ, तो जहाँ जहाँ सूर्य जाता है वहीं वहीं ये जोन बनता जाता है, लो प्रेशर का जोन होता है और यहाँ उच्च प्रेशर का जोन है। तो यानी यहाँ पे उच्च दाब और यहाँ पे निम्न दाब। अब समझिएगा ध्यान से टेक्निकल बात, ये जो व्यापारिक पवन वर्ष भर चल रही हैं, ये व्यापारिक पवन विषुवत रेखा पर जाने के बाद ऊपर उठ जाती हैं, आगे नहीं जा पाती। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है 21 जून, मतलब जून में पहुंच जाता है, जून के महीने में प्रचंड गर्मी होती है, तो ये हवाएं कुछ ही ऊपर उठती हैं, बाकी हवाएं इसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, यानी ये निम्न दाब इन हवाओं को अपनी ओर खींचता है। जब खींचेगा तो यहाँ से बताया कि उत्तरी अक्षांश में हवाएं दाहिनी ओर घूम जाती हैं, तो यही हवा अब इस दिशा में हो जाएगी, इस दिशा में बहने लगेगी, दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये दिशा हो जाएगी। और यहाँ से जो वायु की राशियाँ हैं वे नम हैं, जल की मात्रा है वो आकर इनसे मिल जाएंगी और ये फिर आगे बढ़ेंगी और फिर जाकर केरल के तट से टकराएंगी और वर्षा होगा। अब आप समझिए, ये है भारत। मानसून कैसे बना आप समझ गए। अब मानसून जब बना तो वो 1 जून को आकर के ये हवाएं यहाँ टकरा गई केरल के तट से। केरल के तट पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहीं से ये टकरा करके, टकराने का मतलब अवरोध है पहाड़ियों में, तो ये हवाएं फिर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर फिर आगे बढ़ेंगी। तो एक हवा की दिशा इधर हो जाती है और एक हवा की दिशा ऐसे हो जाती है, यानी ये जो मानसून है 2 दिशाओं में बट जाता है। इसका नाम हो जाता है बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी या बंगाल की शाखा भी बोल सकते हैं इसको। और ये चूँकि अरब सागर है इसलिए इसको बोलते हैं अरब की शाखा, अरब की शाखा। 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। यहाँ जब टकराया तो यहीं पे घनघोर बारिश किया, सबसे पहले केरल में ही, यानी भारत में सबसे पहली बारिश 1 जून को ही कहाँ होती है, केरल में ही। फिर ये हवाएं केरल के पार जाएंगी और इधर चूँकि कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तो ये हवाएं इधर पहुँचेंगी और बारिश होने लगेगी। अब मैं जो 2 शाखाएं हैं, इन दोनों शाखाओं को आपको बारी बारी समझाता हूँ कि किस शाखा से कहाँ बारिश होती है। ये जो शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली, ये केरल के बाद और कहीं बारिश नहीं करती। ये तमिलनाडु है, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। यहाँ से टकरा करके ऐसे ये सीधा बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ लौट जाती हैं, यहाँ पर, और सॉरी यहाँ नहीं, मैं थोड़ा गलत बना दिया। ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये यहाँ पहुँच जाती हैं, यहाँ। ये भी भारत है ना, भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहीं मेघालय है, ये वाला मेघालय है, और फिर इधर ये पश्चिम बंगाल है ना, इधर ये त्रिपुरा है, ये मिज़ोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, ऐसे ऐसे। तो ये हवाएं मेघालय में
गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे टकरा करके बहुत वर्षा करती हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। मेघालय का स्थान चेरापूंजी मासीराम बहुत फेमस है, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर यहाँ से उत्तर पूर्व में बारिश करने के बाद ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, पश्चिम बंगाल में पहुँचती हैं, है ना। पश्चिम बंगाल के बाद फिर इधर आती हैं, झारखंड में पहुँच जाती हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, इधर ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद ये पहुंच जाती हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के आसपास दिल्ली होते हुए। और ये वाली शाखा केरल के बाद कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर इसकी एक शाखा पड़ जाएगी एमपी में पहुंच जाएगी। फिर गुजरात के बाद ये राजस्थान होते हुए ऐसे ऐसे ये पूरा क्षेत्र होता है, यहीं पे ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोनों शाखाओं से बारिश होती है, यानी कि बंगाल अरब की सागर वाली शाखा से भी और बंगाल वाली शाखा से भी। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसका अधिकांश हिस्सा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बारिश पाता है, और पश्चिमी वाला हिस्सा इस वाली शाखा से। एमपी का भी लगभग 50-50 का मामला है, दोनों शाखाओं से बारिश होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये समय के साथ पहुंचता है, यानी ऐसा नहीं कि केरल में यहाँ बरसात हुई तो यहीं पर 1 जून को ही उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने लगे, नहीं, समय लग जाता है। 15 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये मानसून पहुंच जाता है, केरल को छोड़ करके। केरल में बाद में बारिश होती है, आपको बताएंगे अभी। ये है इसकी प्रक्रिया। अब आप समझिएगा, ये है खासी पहाड़ियाँ, यहीं से टकरा करके बारिश करती हैं, बारिश होती है। और ये है थार का मरुस्थल रेगिस्तान, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है क्योंकि हवाओं के नमी कम होने के कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। और अरावली समानांतर श्रेणी में है, इसलिए टकराती नहीं बल्कि सीधा निकल जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की हम बात कर ही चुके हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उसमें जब उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में करती हैं, 120 से 140 सेंटीमीटर। फिर वाराणसी में 100 से 110 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 90 से 100। ये दरअसल पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ज़िले हैं। गोरखपुर के पश्चिम में वाराणसी, वाराणसी के पश्चिम में प्रयागराज, प्रयागराज के पश्चिम में कानपुर, कानपुर के पश्चिम में आगरा, आगरा में सबसे कम बारिश होगी। फिर ये चली जाएंगी दिल्ली, दिल्ली में और कम बारिश होगी। तो पूरब में चूँकि बंगाल की खाड़ी से जब शाखाएँ मतलब मानसून आता है तो जो पहले मिलता है वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ से बची हुई बारिश आगे बढ़ेगी, फिर वहाँ से आगे, फिर वहाँ से आगे। बारिश का मतलब बादलों का पानी। इसी तरह से अरब सागर वाली भी शाखा में ऐसे बता ही चुके, बारिश करते करते वहाँ पहुँचती हैं। जो पहले पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और आखिरी में सबसे कम। पूरी भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है 1100 सेंटीमीटर मासिनराम में, मेघालय में। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी में 1000 सेंटीमीटर। पश्चिमी घाट के कुछ भाग जहाँ से पहले टकराती हैं मानसून, पहले कहाँ टकराता है? केरल में। तो केरल पश्चिमी घाट पर है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे कम बारिश कहाँ होती है भारत में? तो जैसलमेर, राजस्थान, बाड़मेर 10 से 20 सेंटीमीटर मात्र। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न ही बंगाल की खाड़ी वाला शाखा पहुँच पाता है सही से और ना ही अरब सागर वाला। दोनों शाखाएं जब पहुंचती हैं, बंगाल की खाड़ी वाला तो पहुंचता ही नहीं है, अरब सागर वाली शाखा जो पहुंचती है उसकी नमी खत्म हो चुकी होती है, ना के बराबर बारिश होती है। लद्दाख में भी बहुत कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये पहली बात बहुत ऊंचाई पे है, दूसरी बात वहाँ भी ये शाखाएँ बहुत कम मात्रा में पहुँचती हैं। ठीक, ये है इसकी प्रक्रिया। अब देखिए मानसून की वापसी होगी। मानसून की वापसी कब होगी? 1 सितंबर को। 1 सितंबर तक खूब बारिश होगी पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत में। 1 सितंबर को जब वापसी होगी, वापसी का मतलब क्यों वापसी होगी भाई? अब जो है 21 सितंबर का मतलब है कि सूर्य जो है वो कहाँ आ गया? फिर से विषुवत रेखा की ओर आ गया, तो और फिर इधर आगे अब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि अब इधर ठंडी होगी, इधर गर्मी होगी, यानी इधर निम्न दाब बनेगा और इधर उच्च दाब। तो जो हवाएं, यानी कि जो मानसून यहाँ पर है वो हवाएं अब फिर से रिटर्न होंगी, और रिटर्न होंगी तो उनकी दिशा कैसी होगी? ऐसी ही होगी, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में हवाएं अपनी दाहिनी ओर ही घूमती हैं। तो जो ये हवाएं हैं जब ये लौटी तो इनमें नमी की मात्रा तो बिल्कुल नहीं थी, पूरा पानी खत्म हो गया था। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती हैं तो फिर से इनमें नमी आ जाती है।
और जब फिर से इनमें नमी आ जाती है तो केरल के तट से टकराती हैं। ये केरल का तट है, ये केरल के तट से टकरा करके खूब बारिश करती हैं। इसीलिए ठंडी के महीने में केरल में बारिश होती है। सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में ही बारिश होती है। ये तमिलनाडु है। अब सोचिए, बगल में ही केरल है, वहाँ जून में ही बारिश होने लगी, लेकिन यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने बाद बारिश हुई। उसका रीज़न आप समझ गए। यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का ये वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला, यहाँ खूब बारिश होती है, लेकिन इसके पीछे जो पुणे है वहाँ पे बारिश न के बराबर होती है, सूखा पड़ा रहता है। इसका रीज़न ये है कि जो पहाड़ हैं, जब उनसे हवाएं टकरा कर ऊपर उठी तो पूरी बारिश वहीं हो गई, पीछे उसमें कुछ नमी बची ही नहीं और फिर हवाएं आगे सीधा निकल गई। विदर्भ क्षेत्र उसको बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, नहीं वहाँ बारिश ही नहीं हो पाती। तो ये महाराष्ट्र का ये वाला स्थान सूखा रहता है। इसी तरह से राजस्थान का ये वाला स्थान सूखा रहता है, थार का मरुस्थल यहीं पर है। लद्दाख ये वाला स्थान सूखा रहता है, बाकी जगह बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश होती है। तो लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है? केवल तमिलनाडु के तट पर, कुछ आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बारिश होती है। तो आज हमने समझा कि भारत में मानसून कहाँ से आता है, मानसून कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये आप समझ गए। अब अगर आपकी इजाज़त होगी तो हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि जो ये बारिश होती है कैसे होती है, मतलब बादल से पानी कैसे निकलता है, ये पानी बादल में पहुंचा कहाँ से, कैसे। अभी तो आप केवल ये जान गए कि नमी को सोखती रहती है और वो हवाएं आगे बढ़ती हैं फिर गिरता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है ये मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। उसका एक अलग टॉपिक होगा कि बादल कैसे बनते हैं और कब ये बारिश करते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।